नमस्कार स्टूडेंट्स, आज की कक्षा में आप सबका स्वागत है। आधुनिक भारत की आज की इस कक्षा में हम आपके समक्ष एक बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं और ये टॉपिक है भारत में यूरोपीय लोगों का आगमन या यूरोपीय कंपनियों का आगमन। इसमें हम मुख्य रूप से भारत में पुर्तगाली कंपनी का आगमन किस प्रकार से रहा, इस पर आपके साथ चर्चा करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले भारत में जो यूरोपीय कंपनियों का आगमन देखा गया, इसके संबंध में हमें इसकी रूपरेखा बनाकर इसे समझने की जरूरत है। जैसे कि जब हम यूरोपीय कंपनी के बारे में बात करेंगे, भारत में यूरोपीय कंपनी आगमन के बारे में बात करेंगे, तो इसमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हम समझने की प्रयास करेंगे। जैसे कि सबसे पहले तो हम इसे समझेंगे इसकी पृष्ठभूमि के साथ, इसका एक बैकग्राउंड समझेंगे। फिर उसके बाद हम इसमें विविध कंपनी आगमन, अलग अलग प्रकार की कंपनियों के आगमन की एक शॉर्ट संक्षिप्त में रूपरेखा को समझेंगे, इस पर क्वेश्चन आता है। फिर उसके बाद हमारा जो टॉपिक पहला रहेगा वह रहेगा पुर्तगाली आगमन पर, और इस पुर्तगाली आगमन में हम अलग अलग तरीके के टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। जैसे कि हम इसमें डिस्कस करेंगे कि इसमें प्रारंभिक पुर्तगाली किस प्रकार के थे, कौन कौन प्रारंभ में पुर्तगाली देखे गए। इसमें जो है हम वास्को डी गामा और उसकी यात्रा के बारे में संक्षेप में जानेंगे, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। फिर उसके बाद हम इसमें कुछ महत्वपूर्ण पुर्तगाली गवर्नर्स के बारे में बात करेंगे, जो लगातार क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जिस पर लगातार यूपीएससी में क्वेश्चन आ रहा है। फिर उसके बाद हम पुर्तगाली उत्थान के बारे में बात करेंगे, पुर्तगाली उत्थान, और उसके बाद हम इसी में एक पतन को भी देखेंगे, पुर्तगालियों का उत्थान और किस प्रकार से उनका पतन देखा गया, इसको किस तरीके से समझने की जरूरत है। और फिर अंत में हम इनके महत्व को समझेंगे या फिर इनका कॉन्ट्रीब्यूशन क्या रहा, इनकी देन किस प्रकार की रही, इसको समझने का प्रयास करेंगे। और आपको ध्यान रखना है, इन सारे हेड्स को जब हम कर लेंगे तब इससे रिलेटेड PYQs, पास्ट ईयर के क्वेश्चन जब आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि जितने भी PYQs अब तक पूछे गए हैं पिछले 30 से 35 सालों में, आप पाएंगे कि जो भी हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो सारे के सारे PYQs उसमें कवर हो जाते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अब यूरोपीय कंपनी आगमन के बारे में जो सबसे पहली बात जो आपको ध्यान रखनी है वो इससे संबंधित पृष्ठभूमि है। क्या समझना है? तो सबसे पहले इससे संबंधित पृष्ठभूमि को समझने की जरूरत है। और इस पृष्ठभूमि में पहली बात आपको क्या ध्यान रखनी है कि सामान्य तौर पर जो यूरोपीय कंपनी आगमन का विषय है, सामान्य तौर पर जो यूरोपीय कंपनी आगमन का विषय है वह जो है मोटे तौर पर आधुनिक भारत के सिलेबस में पढ़ा जाता है, मॉडर्न इंडिया के सिलेबस में पढ़ा जाता है। और जो मॉडर्न इंडिया का सिलेबस है वो जनरली 18वीं शताब्दी में शुरू होता है, 18th सेंचुरी में शुरू होता है। इसमें बहुत सारे टॉपिक्स सब पढ़ते, लेटर मुगल, क्षेत्रीय राज्य और यूरोपीय कंपनी आगमन। लेकिन यहाँ पे एक महत्वपूर्ण बात यह है, महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि वास्तव में अगर तथ्यात्मक आधार पर देखें, फैक्चुअल बेसिस पे देखा जाए, तो वास्तव में भारत में यूरोपीय कंपनी का जो आगमन देखा गया है वह वास्तव में 15वीं शताब्दी की घटना है, 15th सेंचुरी की इवेंट। किसकी घटना है? तो 15वीं शताब्दी की घटना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये उठता है कि अगर मान लीजिए भारत में यूरोपीय कंपनी का जो आगमन है वह 15वीं शताब्दी में देखा गया, तो क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि आखिर इसका अध्ययन 18वीं शताब्दी में क्यों हो रहा है, या फिर आधुनिक भारत में इसका अध्ययन क्यों हो रहा है। तो आपको ध्यान रखना है, इसका एक संक्षिप्त उत्तर ये है कि वास्तव में यूरोपीय कंपनियों का जो आगमन है वह 15वीं शताब्दी से ही देखा गया, लेकिन 18वीं शताब्दी तक आते आते वे इतने ज़्यादा शक्तिशाली होते देखे गए, विशेष रूप से ब्रिटिश कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, कि अब वो उस स्थिति में आ गए हैं कि वह जो है अब भारत पर अपना राज कायम करने के बारे में न केवल सोचने लगे हैं बल्कि उसको प्राप्त कर पाने में भी सक्षम। और तथ्य हमें ये बताते हैं कि वास्तव में 18वीं शताब्दी में जब 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु होगी, तो 50 वर्षों के भीतर, विद इन 50 ईयर्स, 1757 तक आते आते बंगाल में एक बड़ा युद्ध देखा जाएगा, प्लासी का युद्ध,
और इस युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करेगी, तो बंगाल के नवाब को हराकर भारत पर अपने राज्य की शुरुआत करेगी और अगले 200 साल के राज्य की पृष्ठभूमि बन जाएगी। तो वास्तव में इस प्रश्न का उत्तर किस तरीके से आप याद रखेंगे कि यूरोपीय कंपनी का आगमन आधुनिक भारत में ही क्यों पढ़ा जाता है, मध्यकालीन भारत में इसको क्यों नहीं पढ़ते, तो इसका सीधा साधा उत्तर यह है कि भले ही यूरोपीय कंपनी का आगमन 15वीं शताब्दी की घटना देखने को मिलती है, लेकिन वास्तव में जो 18वीं शताब्दी है उसी में ये जो है इतने शक्तिशाली होने की स्थिति में आए कि वो भारत को विजय प्राप्त कर पाए और विविध कंपनियों में से अंततः ब्रिटिश भारत पर विजय कर पाए। तो ये पहली बात है जो आपको ध्यान में रखनी है। अब पृष्ठभूमि में जो दूसरी बात जो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है वो ये है कि क्वेश्चन यहाँ पे यह भी उठता है कि अगर हम भारत में यूरोपीय कंपनी के आगमन के बारे में बात करें या अगर हम इसको थोड़ा ब्रॉडर टर्म्स में देखें तो भारत में यूरोपीय लोगों के आगमन की बात करें तो क्वेश्चन यह भी है कि क्या वास्तव में 15वीं शताब्दी में ही उनका आगमन देखा गया, क्या इससे पहले भारत और यूरोप के बीच संबंध स्थापित नहीं था, और अगर दोनों के बीच संबंध स्थापित था तो आखिरकार 15वीं शताब्दी में ऐसा क्या हुआ कि विविध प्रकार की यूरोपीय कंपनियां भारत में आई। ये यूरोपीय कंपनियां 14वीं शताब्दी में, 13वीं शताब्दी में, 16वीं शताब्दी में, 17वीं शताब्दी में ही क्यों नहीं है, ये 15वीं शताब्दी में क्यों है। तो दूसरा क्वेश्चन हमें समझना है जो 15वीं शताब्दी में ही क्यों को संबंधित करता है, 15वीं शताब्दी में ही क्यों। इस क्वेश्चन को अगर हमें समझना है तो हमें बहुत शॉर्ट में, संक्षिप्त में जो भारत और यूरोप के बीच के जो संबंध है, इंडिया और यूरोप के बीच के जो संबंध हैं उनके संबंधों की थोड़ी सी रूपरेखा को समझना होगा और किस तरीके से इसमें 15वीं शताब्दी तक आते आते बाधा देखने को मिली और इस बाधा को पार करने के लिए किस तरीके से अलग अलग तरीके की यूरोपीय कंपनियां भारत आई, इसके बैकग्राउंड को हम समझेंगे। तो चलिए इसको देखते हैं। अब अगर इसके संदर्भ में मैं सबसे पहले भारत और यूरोप के बीच के संबंध, भारत और यूरोप के बीच के संबंध को समझाने का प्रयास करूं तो आपको ध्यान रखना है कि भारत और यूरोप का जो संबंध है वो काफी प्राचीन काल से ही स्थापना देखने को प्राप्त करता है। यानी भारत और यूरोप के बीच के जो रिलेशंस थे वो काफी एंशिएंट टाइम से ही थे। इसके अलग अलग प्रकार के उदाहरण आप याद कर सकते हैं, जैसे कि अगर हम प्राचीन काल के बारे में बात करें तो प्राचीन काल में भारत और यूरोप के बीच के संबंधों का सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण जो है वो सिकंदर के हमले से देखने को मिलता है। सिकंदर का जो भारत पे आक्रमण हुआ, सिकंदर कहाँ का निवासी है, तो सिकंदर यूनान का निवासी है और यूनान कहाँ का पार्ट है, तो यूरोप का पार्ट है। यानी अगर आप फॉर्मली देखें, औपचारिक तौर पर या फिर आप कह सकते हैं साक्ष्य तौर पर, मोटे तौर पर भारत और यूरोप के बीच के संबंधों का आकलन करें तो सिकंदर का आक्रमण जो घटना है लगभग 326 ईसा पूर्व की, यहाँ से भारत और यूरोप के बीच के संबंध हमें देखने को मिलते हैं। यानी काफी प्राचीन काल से ही भारत और यूरोप के बीच के संबंध हैं और इन संबंधों का जो एस्पेक्ट है वो अलग अलग है। विशेष रूप से अगर हम व्यापारिक संबंधों की बात करें, वाणिज्यिक संबंधों की बात करें तो भारत और यूरोप के बीच के जो व्यापार है, जो व्यापारिक संबंध है वो काफी प्राचीन काल से है। विशेष रूप से भारत की ऐसी बहुत सारी कमोडिटीज थी, भारत की ऐसी बहुत सारी वस्तुएं थी जिनकी यूरोप में काफी भारी मांग थी और इसके चलते जो पूर्व का देश है या फिर आप कह सकते हैं ईस्टर्न कंट्रीज हैं, ठीक, ओरिएंटल कंट्रीज हैं, वो हमेशा ही यूरोप की फैंटेसी में शामिल थे। यूरोप हमेशा से चाहता था कि पूर्व के साथ हमारे संबंध बेहतर रहे। इसमें भारत के आप मसालों की गणना कर सकते हैं, इसमें आप जो है विविध प्रकार के वस्त्रों की बात कर सकते हैं, इसमें जो है आप हाथी दांत के बारे में बात कर सकते हैं। ऐसी अलग अलग प्रकार की कमोडिटीज हैं जो काफी डिमांड में है यूरोप में और यूरोप वाले हमेशा से जो है इसका फायदा उठा रहे हैं। इसमें विशेष रूप से मसालों में आप काली मिर्च का नाम भी याद रख सकते हैं। काली मिर्च जिसकी इतनी ज़्यादा डिमांड हुआ करती थी कि ऐतिहासिक साक्ष्यों में इसे यवन प्रिय के नाम से जाना गया। यवन प्रिय यानी विदेशियों का फेवरेट। तो यूरोप के साथ संबंध प्राचीन काल से ही, ये संबंध आगे भी जारी रहा और इस संबंध को काफी बढ़त प्राप्त हुई, आप याद रख सकते हैं। आगे अगर हम शॉर्ट में देखें तो मौर्य काल में संबंध जारी रहे, फिर मौर्योत्तर काल, इस काल में संबंध जारी रहे, फिर गुप्त काल, गुप्तोत्तर काल,
इन सब कालों में संबंध जारी है, ठीक है, लगातार कंटिन्यूएशन बना। अब मौर्य काल के आगे जैसे जैसे हम मौर्योत्तर काल और गुप्त काल तक बढ़ते जाते हैं, इस काल में जो भारत और यूरोप के बीच का जो रिलेशन है उसमें एक स्पेसिफिक, एक विशिष्ट प्रकार के राजवंश की विशेष रूप से चर्चा होती है। अभी जो विशिष्ट प्रकार का जो राजवंश है ये कौन सा है, इसको भी थोड़ा सा आप समझ लीजिए। ये जो राजवंश है इसको वर्तमान में हम रोमन साम्राज्य के नाम से जानते हैं। यानी प्राचीन काल में अगर हम यूनानियों के साथ संपर्क के बाद किस तरीके से संबंध स्थापना हुई इसके बारे में बात करें तो आप ध्यान रखेंगे कि ये जो संबंध स्थापित हुए हैं भारत और यूरोप के बीच, उसमें रोमन साम्राज्य के साथ भारत के संबंध वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। किसके साथ? रोमन साम्राज्य के साथ भारत के संबंध सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब रोमन साम्राज्य कहाँ पे था भाई? तो रोमन साम्राज्य जो है वो यूरोप का एक महत्वपूर्ण साम्राज्य है। नाम से ही आप समझ सकते हैं इसकी राजधानी रोम होगी, और ये जो है लगभग 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व 8th सेंचुरी बीसी से जो है डेवलप होना शुरू हुआ, और अगर टू बी प्रिसाइज देखा जाए तो लगभग 576 ईस्वी तक, लगभग 6ठी शताब्दी तक इसका अस्तित्व बना रहा। बाद में इसमें बाधा आती है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चाहे मौर्य काल हो, चाहे मौर्योत्तर काल हो, चाहे गुप्त काल हो, इन सभी कालों में भारत और यूरोप के बीच के संबंध इंटैक्ट है, बने हुए हैं, और रोमन साम्राज्य के साथ बहुत बड़ी मात्रा में व्यापार हो रहा है। इसके जो साक्ष्य हैं वो हमें मौर्योत्तर काल में संगम राजवंश से प्राप्त होते हैं। किससे प्राप्त होते हैं? संगम राजवंश से प्राप्त होते हैं, जिससे बहुत सारे जो बंदरगाहों की चर्चा होती है, जैसे कि अरिकामेडू आदि बंदरगाह है, वहाँ पे बहुत सारे रोमन जहाज आया करते थे और व्यापार किया करते थे। यानी यह जो है जारी रहता है। अब 576 एडी में क्या होगा कि 576 एडी में यह जो साम्राज्य है ये जो है ध्वस्त हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। और टेक्निकली अगर हम कहें तो रोमन साम्राज्य के क्या हो जाएंगे? 2 भाग हो जाएंगे, 2 पार्ट्स। इस 2 पार्ट्स में अगर हम देखें तो यह है पश्चिमी रोमन साम्राज्य और पूर्वी रोमन साम्राज्य, यानी 2 भाग में टूट गया। जो पश्चिमी रोमन साम्राज्य है वो तो पूरी तरीके से समाप्त हो गया, उसकी पूरी कहानी खत्म। जो पूर्वी रोमन साम्राज्य है उसका अस्तित्व जो है 576 से लेकर 1453 ईस्वी तक बना रहेगा, यानी 6ठी शताब्दी से लेकर लगभग 15th सेंचुरी तक उसका अस्तित्व बना रहा। और इस पूर्वी रोमन साम्राज्य को हम बेहतर नाम से जानते हैं बाजंतीय साम्राज्य के नाम से, या इसको बैजेंटाइन एम्पायर भी कहते हैं। बाजंतीय साम्राज्य यानी बैजेंटाइन एम्पायर। और ये जो बाजंतीय साम्राज्य है इसकी राजधानी क्या हुआ करती थी? इसकी राजधानी हुआ करती थी कुस्तुनतुनिया, कॉन्स्टेंटिनोपल। ठीक है। तो यूरोप में क्या घटनाक्रम चल रहा है? यूरोप में घटनाक्रम ये चल रहा है कि यूरोप में एक बहुत बड़ा साम्राज्य है जिसका नाम है रोमन एम्पायर। अभी हम मानचित्र में देखेंगे कहाँ तक वो था। और ये जो रोमन एम्पायर है ये काफी बड़े प्रदेश पे शामिल है। 6ठी शताब्दी तक आते आते जो है इसमें एक प्रकार का विघटन देखने को मिलता है, लेकिन इसके बावजूद पूर्वी रोमन साम्राज्य जो है लगातार जारी है। और पूर्वी रोमन साम्राज्य जो है वो 1453 ईस्वी तक बना रहेगा। और इसकी जो राजधानी है जिसे बैजेंटाइन एम्पायर बोलते थे, इसकी राजधानी कुस्तुनतुनिया है। ठीक, यहाँ तक इसका एक बैकग्राउंड है। अब इसी समय क्या हो रहा है इसको थोड़ा सा और थोड़ा ब्रॉड करते हैं, थोड़ा और जो है विस्तारित करते हैं। इसी समय क्या देखेंगे आप? इसी समय हम ये देखेंगे कि यूरोप के ही पास, ठीक है, जो आपका यूरोप है उसके पास में ही एक भौगोलिक क्षेत्र है जिसे हम अरब प्रायद्वीप के नाम से जानते हैं। क्या है? अरब पेनिनसुला। अब अरब पेनिनसुला में क्या देखने को मिल रहा है? तो अरब पेनिनसुला में 7th सेंचुरी तक आते आते 7वीं शताब्दी तक आते आते 7वीं शताब्दी यानी 7th सेंचुरी तक आते आते क्या देखने को मिलेगा? तो 7वीं शताब्दी तक आते आते एक नवीन घटनाक्रम देखने को मिलेगा। जो आपका सऊदी अरब का एरिया है, मक्का मदीना आदि का एरिया है, वहाँ पे एक नवीन घटनाक्रम क्या है? तो 7th सेंचुरी में वहाँ पे मोहम्मद साहब का जन्म होता है, मोहम्मद साहब। और ये जो मोहम्मद साहब हैं ये बाद में इस्लाम धर्म का विस्तार करेंगे, इस्लाम धर्म को फैलाएंगे। और ये जो इस्लाम धर्म है ये है
7वीं शताब्दी में शुरुआत में मक्का मदीना के क्षेत्र में, फिर धीरे धीरे बढ़ता हुआ अरब प्रायद्वीप के क्षेत्र में, फिर उसका विस्तार जो है नॉर्थ अफ्रीका, उत्तरी अफ्रीका के क्षेत्र में होगा, फिर उसका विस्तार जो है आप फिलिस्तीन के एरिया में देखेंगे, सीरिया के एरिया में देखेंगे, जॉर्डन के एरिया में देखेंगे, लेबनान के एरिया में देखेंगे, फिर धीरे धीरे उसका विस्तार होता है इराक के क्षेत्र में, ईरान के क्षेत्र में, और 7वीं शताब्दी 8वीं शताब्दी तक आते आते भारत पे भी अरबों का हमला देखा जाता है। यानी हो क्या रहा है, अब दो तरीके की घटनाएं हो रही हैं। अब इसको मानचित्र से भी समझेंगे। एक घटनाक्रम क्या है, एक घटनाक्रम ये है कि जो यूरोप का जो पूर्वी हिस्सा है वहाँ पे पूर्वी रोमन एम्पायर है और उसकी राजधानी क्या है, कॉन्स्टेंटिनोपल यानी कुस्तुनतुनिया। और दूसरा घटनाक्रम क्या है, दूसरा घटनाक्रम ये है कि अरब प्रायद्वीप में जो है इस्लाम का उत्थान हो रहा है और ये जो है धीरे धीरे अपना प्रसार कर रहा है। 14वीं शताब्दी तक आते आते क्या होगा, 14th सेंचुरी तक, 14th सेंचुरी तक आते आते यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, तो 14वीं शताब्दी तक आते आते यहाँ पे यह देखने को मिलेगा कि यहाँ पे एक साम्राज्य का उत्थान होगा जिसे ऑटोमन साम्राज्य कहते हैं। क्या साम्राज्य का नाम है, ऑटोमन साम्राज्य। इसे उस्मानी खलीफाओं का शासन भी कहते हैं। और ये जो उस्मानी खलीफा थे ये इस्लाम का प्रसार करने के लिए काफी व्यग्र हैं, काफी उत्सुक हैं, और इसका परिणाम ये देखने को मिल रहा है कि एक तरफ पूर्वी रोमन साम्राज्य है, दूसरी तरफ ऑटोमन एम्पायर है, और दोनों के बीच टकराव हो रहा है। यह जो टकराव शुरू से ही देखा जा रहा था, वास्तव में जो इसकी शुरुआत है वो 8वीं 9वीं शताब्दी से ही हो गई थी। और ऑटोमन साम्राज्य के काल तक आते आते ये जो है सत्ता संघर्ष, शक्ति संघर्ष बढ़ जाएगा और बहुत सारे धर्म युद्ध यानी क्रूसेड्स देखे जाएंगे। क्या देखे जाएंगे, बहुत सारे धर्म युद्ध यानी क्रूसेड्स देखे जाएंगे। अभी जो क्रूसेड्स हैं ये बढ़ते 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 15th सेंचुरी तक, 15वीं शताब्दी तक ये रूप ले लेंगे कि फाइनली 1453 में, 1453 ईस्वी में पूर्वी रोमन साम्राज्य की जो राजधानी है जिसे हम कुस्तुनतुनिया, कॉन्स्टेंटिनोपल के नाम से जानते हैं, उसका हो जाएगा पतन। और जब कुस्तुनतुनिया का पतन हो गया तो हुआ क्या कि पूर्वी रोमन साम्राज्य जो है ध्वस्त हो गया और उसके जितने भी महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं, जितने भी महत्वपूर्ण मार्ग हैं, उस पर किसका कब्जा हो गया, तो उस पर जो है कब्जा हो गया आपका ऑटोमन साम्राज्य। अब यहीं से जो है टर्न ऑफ इवेंट्स देखने को मिलेगा। भारत और यूरोप को जोड़ने वाले जो पारंपरिक समुद्री और पारंपरिक स्थल मार्ग है वो किसके कब्जे में आ गए, वो कब्जे में आ गए ऑटोमन साम्राज्य। और अब ऑटोमन साम्राज्य अपने इन क्षेत्रों से मेनलैंड यूरोप के कंट्रीज को गुजरने नहीं दे रहा है। अगर गुजरेंगे तो आपको इस्लाम स्वीकार करना पड़ेगा या फिर लड़ना पड़ेगा, और वहां से गुजरकर अगर भारत का कोई सामान आएगा तो वो काफी महंगे दामों में मेनलैंड यूरोप में बिक रहा है। तो इसका परिणाम ये निकलेगा कि अब यूरोपवासी 15वीं शताब्दी तक आते आते नवीन सामुद्रिक मार्गों की खोज में लग जाएंगे। और जो यूरोपवासी हैं उनको इन सारी चीजों के लिए प्रेरणा किस बात से मिल रही है, तो उनको इन सारी चीजों के लिए प्रेरणा मुख्य रूप से मिल रही है उस समय एक महत्वपूर्ण परिघटना से जिसे हम पुनर्जागरण के नाम से जानते हैं। यानी यूरोप में उस समय क्या हो रहा है, तो यूरोप में उस समय पुनर्जागरण यानी रेनेसा देखने को मिल रहा है। क्या देखने को मिल रहा है, रेनेसा यानी पुनर्जागरण देखने को मिल रहा है। अभी जो पुनर्जागरण की परिघटना है उसमें आप इस बात को ध्यान रखेंगे कि इसमें यूरोप में क्या देखने को मिलेगा, तो यूरोप में ये चीज देखने को मिलेगी कि अब यूरोपवासी चाहते हैं कि हम नवीन समुद्री मार्गों की खोज की तरफ जाएं। अब यूरोपवासी चाहते हैं कि हम नवीन प्रकार के जो है मानववाद, तर्कवाद आदि से प्रेरित होकर भारत के साथ सीधा सामुद्रिक संपर्क हासिल करें। और इसका कुल मिला के परिणाम ये निकला कि जो अटलांटिक महासागर के मुहाने पर जो महत्वपूर्ण जो देश है, जिसमें एक का नाम है पुर्तगाल और दूसरे का नाम है स्पेन, तो पुर्तगाल और स्पेन दोनों मिलकर जो है अब नवीन समुद्री मार्गों की तरफ जाएंगे। और इसी का परिणाम अंततः देखने को मिलेगा 1498 में कि हमारे जो वास्को डी गामा है वो जो है भारत की यात्रा पे पहुंचेंगे और अंततः जो है वो मई 1498 में भारत पहुंच जाते हैं। अब जितनी भी कहानी मैंने आपको सुनाई उस कहानी को हम इस
मानचित्र से समझने का कोशिश करेंगे ताकि ये बेहतर एक अंडरस्टैंडिंग हमारी हो। तो देखिए, मानचित्र को अगर हम देखें तो इस मैप में आप जो है कुछ चीज़ों को लोकेट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप भारत देख सकते हैं, ये भारत देश है। अगर हम यूरोप की परिस्थिति को देखें या यूरोप की ज्योग्राफिकल कंडीशन देखें तो ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है, गोले में दिख रहा है। ठीक, अब इस यूरोप को और बेहतर तरीके से अगर हम देखने की कोशिश करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपका मेनलैंड यूरोप है या वर्तमान यूरोप है। यहाँ पे आपको कुछ कंट्रीज को पहचानना होगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये देखिए आप पुर्तगाल दिख रहा है, ये स्पेन दिख रहा है। इसी तरीके से इंग्लैंड को देखा जा सकता है, फ्रांस को देखा जा सकता है। ठीक, इसके अलावा डेनमार्क को देखा जा सकता है, डच को देखा जा सकता है जो नीदरलैंड के एरिया में है। ठीक है, ये अलग अलग यूरोपियन कंट्रीज भारत में आए। ठीक है, तो ये एक आपको मोटा सा एक थोड़ा सा अनुमान लगाना चाहिए। अब जो रोमन साम्राज्य के बारे में बात कर रहा था वो आप इस मानचित्र से देख सकते हैं। रोमन साम्राज्य का जो विकास है वो 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व से देखा गया, लगभग 6वीं शताब्दी तक चला, टू बी प्रिसाइज 576 ईस्वी। और कुछ पर्सनैलिटी का नाम आपने सुना ही होगा, जैसे कि जूलियस सीजर के बारे में जानते होंगे, ऑगस्टस, सिसरो, पॉम्पी, ऐसे कुछ लीडर्स हैं, ऐसे कुछ नेता हैं जो यहाँ के राजा हुए। ये जो है रोम के शहर से प्रारंभ हुई एक प्राचीन सभ्यता थी, और जब इसका विस्तार काल था, जब इसका आप कह सकते हैं वर्चस्व काल था, तब ये इतना व्यापक थी। तब आप देख सकते हैं मानचित्र, जैसे कि ये जो है उत्तरी यूरोप का जो तट है, जो उत्तरी अफ्रीका का जो तट है, उत्तरी अफ्रीका के तट पे विस्तारित है। यूरोप के एक बड़े क्षेत्र पे आप विस्तारित देख सकते हैं, जिसमें आज का जो ये हम स्पेन पुर्तगाल का हिस्सा देखते हैं, यहाँ पे आप फ्रांस की भूमि को देख सकते हैं। ठीक, इंग्लैंड के क्षेत्र पे भी जो है इसका अधिकार देखने को मिल रहा है। ये जो इटली प्रायद्वीप का हिस्सा है, भूमध्य सागर का हिस्सा है। ठीक, यहाँ तक कि जो वेस्ट अफ्रीका, जो तुर्की और उसके आसपास के हिस्से हैं, उस पर भी उसका कब्जा है। ईस्टर्न यूरोप के क्षेत्र पे विस्तारित है। लेकिन समय के साथ क्या हुआ कि ये जो नॉर्दर्न यूरोप है, जो जर्मनी का क्षेत्र है, जिसे उस समय बाद में जहाँ पे प्रशा बना, वहाँ से जो है कुछ जनजातियों का हमला इसके ऊपर होगा, और इसका परिणाम ये निकलेगा कि 576 AD में इसका 2 भाग में विभाजन हो जाएगा। एक भाग जो है नष्ट हो जाएगा, और जो पूर्वी रोमन एम्पायर का हिस्सा है, ये जो आप इस मानचित्र में देख सकते हैं, जिसकी राजधानी कॉन्स्टेंटिनोपल है, ये जो है 576 ईस्वी से लेकर 1453 ईस्वी तक बना रहा। ठीक है, काफी लंबे समय तक इसका विस्तार रहा है। और यहीं पे जो है आप देखेंगे कि जो ये विस्तारित हो रहा है, इसी के समकक्ष एक इस्लामी साम्राज्य का उत्थान देखने को मिलता है, जिसे हम ऑटोमन साम्राज्य के नाम से जानते हैं। ऑटोमन साम्राज्य, जिसको तुर्की एम्पायर में बोलते हैं, ये 14वीं सेंचुरी से 20वीं सेंचुरी तक रहा। और जो इसका विस्तार काल था, आप देख सकते हैं इसकी राजधानी बाद में कुस्तुनतुनिया हो गई, जो आज का इस्तांबुल है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी इसने हिस्सा लिया था। इसका जो विस्तार काल है, आप देख सकते हैं, अगर पिछले मानचित्र से तुलना करें तो आपको पता चलेगा कि जो रोमन एम्पायर के हिस्से हैं, जो रोमन साम्राज्य के हिस्से हैं, उसके बहुत सारे क्षेत्रों पर इसने कब्जा कर लिया। जैसे ये उत्तरी अफ्रीका का क्षेत्र जो है वो रोमन साम्राज्य के हिस्से में हुआ करता था, इन्होंने कब्जा लिया। जो मिस्र का एरिया है, या फिर आप जो है ये वाला एरिया देख सकते हैं, अरब प्रायद्वीप का हिस्सा, या वेस्टर्न अफ्रीका का हिस्सा, और ईस्टर्न यूरोप का, साउथ ईस्टर्न यूरोप का हिस्सा। और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात क्या है कि 1453 तक आते आते इन्होंने कुस्तुनतुनिया पे कब्जा कर लिया, जो पूर्वी रोमन एम्पायर की राजधानी है। अब इसका कुल मिला के परिणाम क्या निकलेगा? तो कुल मिला के परिणाम आप ये देखेंगे, ये आप जो है रोमन एम्पायर को देख सकते हैं, कुल मिला के परिणाम आप ये देखेंगे कि भारत को यूरोप के साथ जोड़ने वाले जो पारंपरिक समुद्री मार्ग है, वो किसके कब्जे में आ जाएंगे? तो वो आ जाएंगे ऑटोमन साम्राज्य के कब्जे में। अब क्वेश्चन ये उठता है कि भारत और यूरोप को जोड़ने वाले पारंपरिक समुद्री मार्ग कौन से हैं? तो इस मानचित्र में आप देख सकते हैं, एक है लाल सागर वाला रूट और दूसरा है फारस की खाड़ी वाला रूट। इसको जो है एक अच्छे मानचित्र से आप समझ सकते हैं, ये कुछ मैप है, इसमें हम बाद में चर्चा करेंगे। देखिए, इसमें दिखाया गया है कि किस तरीके से भारत और यूरोप के बीच जो है वो पारंपरिक समुद्री मार्ग अवस्थित थे। इसमें 2 मार्गों के बारे में आपको ध्यान रखना है, एक जो है लाल सागर का रूट है और एक ये फारस की खाड़ी का रूट है। किसी भी समुद्र को अगर समुद्री जहाज को भारत से यूरोप जाना होता था तो वो यहीं से जाता था, या तो ये लाल सागर पार करके, उस समय सुएज नहर का विकास नहीं हुआ था, तो रेगिस्तान पार करके फिर भूमध्य सागर में चले जाते थे और वहाँ से यूरोप चले जाते थे।
दूसरा हिस्सा क्या है? दूसरा हिस्सा ये है, फारस की खाड़ी में गए, फिर ये दजला फरात की नदियां क्रॉस किया, फिर ये तुर्की के क्षेत्र से होते हुए आप समुद्र में प्रवेश कर गए, फिर भूमध्य सागर से आगे यूरोप चले गए। तो सामुद्रिक मार्ग कौन से हैं? लाल सागर और आपका फारस की खाड़ी का मार्ग। अगर किसी को स्थल मार्ग से जाना है भाई, तो स्थल मार्ग से भारत क्रॉस करके पाकिस्तान, अफगानिस्तान, सेंट्रल एशिया से गुजरते हुए आप जो है यहाँ से जा सकते हो। अब समस्या क्या है? समस्या ये है कि ये तीनों के तीनों जो मार्ग हैं वो 1453 तक आते आते 1453 तक आते आते किसके कब्जे में आ गए? तो मोटे तौर पर ये कब्जे में आते दिखाई देंगे आपके ऑटोमन साम्राज्य के, और जो भारत और यूरोप के बीच का जो एक्सेस है वो क्लोज हो गया। अब यूरोपियन कंट्रीज को अगर भारतीय उत्पाद चाहिए, काली मिर्च चाहिए, वस्त्र चाहिए, तो वो जो है या तो अरब ट्रेडर्स के थ्रू लेंगे या फिर जो है आप वेनिस के व्यापारियों के थ्रू लीजिए। तो यहाँ पे वेनिस के व्यापारी, और वेनिस के व्यापारी जो है बहुत महंगे रेट पर उसको बेच रहे हैं। तो मेनलैंड यूरोप की कंट्रीज अब सोच रही हैं कि हम कैसे इसका जो है एक काउंटर करें, और पुनर्जागरण के अधीन रहते हुए जो है उन्होंने इस पर काम करना शुरू किया। तो ये वो पृष्ठभूमि है जो आपको समझने की जरूरत है, और इसी पृष्ठभूमि को बेस बनाकर आगे आप देखेंगे कि विविध प्रकार की यूरोपीय कंपनियां भारत में आई। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये उठता है कि भाई कौन कौन सी यूरोपीय कंपनियां भारत में आई और उनको किस तरीके से आपको याद रखना है। तो इसमें जो है मोटे तौर पर दो तरीके के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक, पहला जो क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि भाई कौन कौन सी यूरोपीय कंपनियां भारत आई, कौन कौन सी कंपनी। एक तो ये, यानी कौन कौन सी कंपनी में, एक तो कंपनी स्थापना वर्ष का क्रम, किस साल में उनको स्थापित किया गया, उनका क्रम आपसे पूछ लिया जाएगा। और दूसरा जो इसमें पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा इनके भारत आगमन का क्रम। क्या पूछा जाएगा? भारत आगमन का क्रम। अब इसको जो है एक बहुत अच्छी टेबल के माध्यम से जो है हम आपको दर्शाने का प्रयास करेंगे। इस टेबल को आपको क्या कर लेना है? इस टेबल को आपको याद कर लेना है, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप देखेंगे कि आपके एग्जाम में निश्चित तौर पे आता हुआ दिखाई देगा। अब इससे रिलेटेड देखिए टेबल जो है अगर आपको हम दिखाने की कोशिश करें तो इस टेबल में कौन कौन सी बातें आपको ध्यान रखनी है। तो इस टेबल में आपको ध्यान रखना है यूरोपीय कंपनियों के संदर्भ में सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो तो ये पूछा जाता है कि जो अलग अलग यूरोपीय कंपनियां भारत में आई, या फिर जो अलग अलग यूरोपीय जिन्हें सामान्य तौर पर ईस्ट इंडिया कंपनी कहते थे, उनकी स्थापना का क्रम क्या है। तो इसमें किस किस के बारे में आप ध्यान रखेंगे? भारत में जो सबसे महत्वपूर्ण कंपनी जो सबसे पहले देखी गई वो पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जिसे एस्टाडो डे इंडिया के नाम से जानते हैं। इसकी स्थापना कब हुई? तो 1498। फिर दूसरी कंपनी अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी, द गवर्नमेंट एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज, सन 1600 में स्थापित हुई। फिर डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 में स्थापित हुई। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1616 में। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी 1664। इसके अलावा एक और कंपनी स्थापित हुई थी, स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ये कब स्थापित हुई है? तो 1731। हालांकि इंपॉर्टेंट बात क्या है कि कभी भारत नहीं आए, इन्होंने चीन के साथ ही अपना ट्रेड रखा। इसके अलावा ये बन गया आपका पहला क्वेश्चन। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या पूछेगा? दूसरा क्वेश्चन पूछेगा कि आप हमें ये बता दीजिए कि ये जो अलग अलग प्रकार की जो यूरोपीय कंपनियां आई हैं, इनका भारत आगमन का क्रम क्या है। तो इसमें थोड़ा सा स्लाइड चेंज है जो आप ध्यान रखें। जैसे कि सबसे पहले जो आए वो तो भाई पुर्तगाली ही थे, यानी पहले नंबर पे तो ये रहेंगे ही। बट जब बात की जाती है भारत आगमन के संदर्भ में, तो दूसरे नंबर पर आ जाते हैं हमारे डच। याद रखिएगा, कंपनी स्थापना में दूसरे नंबर पर है अंग्रेज, लेकिन भारत आगमन में दूसरे नंबर पर है आपके डच। ये 1602 में कंपनी स्थापित की, लेकिन 1605 में आ गए। इसके बाद क्रम आता है आपका ब्रिटिश का 1608 में, फिर आएगा वही सेम डेनिश 1620 में, और सबसे अंत में आने वाले हैं फ्रांसीसी। जैसा कि मैंने आपको बताया, जो स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी है वो कभी भारत नहीं आई। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। अब इसके संदर्भ में सबसे महत्वपूर्ण बात जो आपके दिमाग में होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि किस तरीके से इन्हें याद रखना है, और हम यह भी आगे आने वाली क्लासेस में देखेंगे किस तरीके से पुर्तगालियों का कार्यकाल देखने को मिलता है। तो इस तरीके से आज की इस क्लास में हमने एक महत्वपूर्ण पृष्ठभूमि समझने की कोशिश की,
नेक्स्ट क्लासेस में हम इसी से संबंधित कुछ और टॉपिक आपके साथ डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। धन्यवाद।